हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी। आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। नव मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, नव मल्थूसियन सिद्धांत जो है संसाधन की कमी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में खाद्यान्नों के लिए सीमित आपूर्ति को जननांगीय आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और इसी में संसाधन की कमी से रिलेटेड जो है कि बातें थी। तो नव मल्थूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा संसाधन की कमी से। नेक्स्ट, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? दोस्तों, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में जो कमी होती है, यही अनिवार्य बचत का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता है फ्रेडरिक वॉन हायक, और इन्हीं के अनुसार अनिवार्य जो बचत है यानी फोर्स्ड सेविंग है, वो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। यानी कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो खपत में कमी कर देते हैं, और यही अनिवार्य बचत का संबंध है। नेक्स्ट, किसी उद्यमी के द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया जो खर्च है, उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? यानी कोई उद्यमी है, अगर कोई अपना काम शुरू कर रहा है तो उस पर विज्ञापन और जनसंपर्क यानी कि लोगों से मिलने का काम करता है, तो उस पर जो खर्च होता है वो किस प्रकार का व्यय है? दोस्तों, ऐसे व्यय को हम कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग यानी कि मीडिएटर कह सकते हैं कि सेलिंग जो एक्सपेंसेज होते हैं, और विज्ञापन पे जो खर्च हो गया, जनसंपर्क पे जो खर्च हो गया, ये सारे इंटरमीडिएट कंजप्शंस कहलाते हैं, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग कहलाते हैं। नेक्स्ट, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? दोस्तों, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह कर सकती है, यानी कि सरकार ऐसा निर्णय समाजवादी प्रणाली में लेती है जिसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी। नेक्स्ट, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? दोस्तों, भारत में योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, यानी ऑप्शन डी होगा हमारा। दोस्तों, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का जो योगदान है वो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आप कह सकते हैं कि बटा होता है। जैसे किसी क्षेत्र में विशेष प्रौद्योगिक चयन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं?
दोस्तों वो हैं खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? दोस्तों जिनकी जीवन वैधता जो होती है वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक होती है, जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, गहने हो गए, कोई भी संरक्षित खाद्य पदार्थ हो गया। तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। तो खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पाद हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया जो ब्याज होता है वो कैसा ब्याज होता है? दोस्तों वो कहलाता है हमारा उपादान अदायगी। जी हाँ दोस्तों, उपादान अदायगी होता क्या है? तो उपादान अदायगी जो है उस आय को कहते हैं जो उत्पादन के कारकों के स्वामियों को अपनी कारक सेवाओं को उत्पादकों को अर्पित करने के बदले में प्राप्त होती है। समझ गए? फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज तो वो हो जाएगा उपादान अदायगी। नेक्स्ट, घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? दोस्तों जब आय में बढ़ोतरी होती है तो घटिया वस्तु की जो मांग है वो गिरने लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जब आय बढ़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? दोस्तों लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। जहाँ दोस्तों आय वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने के लिए जो वक्र यूज किया जाता है वो लॉरेंज वक्र कहलाता है। और यह अमेरिकी सांख्यिकीकार थे मैक्स ओ लॉरेंज, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आय वितरण। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? दोस्तों ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं अंत्य वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के उपभोग या फिर फर्मों के निवेश के लिए निर्धारित होती हैं अंत्य वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? दोस्तों ये होगा हमारा केंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था और तभी जो है एक मॉडल आया था जिसे हम कहते थे LPG मॉडल, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण और प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। लेकिन इसमें केंद्रीकरण नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? दोस्तों विश्वव्यापी जो महान मंदी कहा जाता है वो 1929 को माना जाता है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे अलग अलग लोगों के मंदी ईयर हैं, कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे मंदी आई थी। लेकिन 1929 का जो समय था इसे जो है कि शुरुआत माना जाता है महामंदी का, तो इसीलिए 1929 को ही महान मंदी वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? दोस्तों भारत के भुगतान संतुलन को हम मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन तीनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? दोस्तों निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार ही मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसके परिणाम स्वरूप निर्यात में वृद्धि और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है, यानी भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम या फिर भौतिक पूंजी? दोस्तों भूमि भी उत्पादन का कारक है, श्रम भी और भौतिक पूंजी भी। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सभी, यानी ये तीनों ही उत्पादन के कारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? दोस्तों भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण जो है
यह राजकोषीय नीति में शामिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? दोस्तों, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से। जी हाँ दोस्तों, राजस्व यानी राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है। नेक्स्ट, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? दोस्तों, किसी देश के राष्ट्रीय आय के निर्धारण में आय पद्धति का जो है कि हम निर्धारण कर सकते हैं। आय पद्धति के आधार पर, उत्पादन पद्धति के आधार पर भी करते हैं, और आगत पद्धति, इसके आधार पर भी जो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। लेकिन निवेश पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय के निर्धारण में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेश पद्धति। नेक्स्ट, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? दोस्तों, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किराए को शामिल करते हैं, जो किराया आता है हमें, मिश्रित आय को भी करते हैं और वितरित लाभ को करते हैं, लेकिन पेंशन को जो है कि शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पेंशन। दोस्तों, पेंशन एक ट्रांसफरेबल इनकम है, हस्तांतरण आय है, इसीलिए इसको जो है कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय आय है क्या, यानी राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों, एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो धन मूल्य होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें आप विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो ये हो जाएगा एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।